नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर अब 6,133 पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण से फिर से खतरा जो है वो बढ़ने लगा है। कोविड से 6 मरीजों ने दम भी तोड़े हैं। तो अब एक बार फिर लगातार कोविड-19 का कहर वो बढ़ता हुआ जा रहा है। हालांकि देखें तो लगातार इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन जो मामले हैं वो रुकने के बजाय इस वक्त रफ्तार में है। और ऐसे में हम बात करें तो 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर एक्टिव केस की बात करें तो 6,133 पहुंच चुका है। तो देश भर में कोरोना का मामला लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, केरल की बात कर ले, तमाम जगहों पर जो संक्रमण की आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोविड से 6 मरीजों की मौत भी हुई है। और 24 घंटे की ये बात बताते चले आपको, जहां 24 घंटे में 6 लोगों की जान गई है। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से खतरा बढ़ाने लगा है और कोविड से 6 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया है। और बढ़ते हैं आगे। आरजेडी नेता और बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाया और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान का समर्थन करते हुए तेजस्वी ने कहा कि 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगभग सभी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की भूमिका अब संदेह के घेरे में है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों की घोषणा पहले ही भाजपा की आईटी सेल को जानकारी मिल जाती है इसकी, और ऐसे में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने अफसरों को भी चेताया कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव में आकर निष्पक्षता से समझौता न करें। तेजस्वी ने कहा कि अगर संवैधानिक संस्थाएं बर्बाद हो जाएंगी तो आम जनता को न्याय कहां से मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता अब मानने लगी है कि कई संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है। तेजस्वी ने निष्पक्षता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी दलों और जनता से एकजुट होने की अपील की है। और केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और उनके नेतृत्व पर चुनाव हारने का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर मढ़ने का आरोप लगाया था। पत्रकारों से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं में यही समस्या है कि जब आत्ममंथन करने की जरूरत होती है तब ये लोग हार के बहाने ढूंढने लगते हैं। राहुल गांधी को चुनाव आयोग की आलोचना से पहले अपनी पार्टी की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। चिराग ने राहुल गांधी के द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि क्या वह व्यवस्था सही थी जब एक हस्ताक्षर से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी। अब एक समिति के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से हो चुकी है, फिर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हर बार कभी ईवीएम पर सवाल उठाना, कभी चुनाव आयोग को दोष देना, ये दर्शाता है कि उन्हें हार का डर सता रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने पहले ही हार मान ली थी। अब वे असम, बंगाल जैसे राज्यों में भी हार की ओर बढ़ रहे हैं। चिराग ने कांग्रेस से आत्मविश्लेषण और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा रखने की अपील की है। ये लोग बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं। दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब जरूरत आत्ममंथन करने की है तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया, तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। और जो लोग चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं और जिनका समर्थन यहाँ के क्षेत्रीय दल करते हैं, क्या वो व्यवस्था सही थी जब एक कलम से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती थी? कांग्रेस के जमाने में कैसे चुने जाते थे? एक हस्ताक्षर से चुने जाते थे ना। आज तो फिर भी ये व्यवस्था बना दी है कि जब तक विपक्ष के दल की सहमति, रजामंदी नहीं होगी, एक कमेटी का गठन कर दिया गया जिसमें एलओपी की भी भूमिका है। उसके बाद ये लोग बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं।
दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब जरूरत आत्ममंथन करने की है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी लिखा वह उनके अधिकार क्षेत्र में है और वह चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। सुले ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा पत्र लिखने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक अखबार में लंबा लेख लिखा और इसका मतलब है कि विषय गंभीर है और सभी इसका जवाब दे रहे हैं। एक मजबूत लोकतंत्र में संवाद जरूरी है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि राहुल गांधी ने पूर्व में चुनाव आयोग को कई पत्र लिखे हैं लेकिन उन्हें अभी तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। अगर संस्थाएं जवाबदेह नहीं रहेंगी तो लोगों का विश्वास कमजोर होगा। सुले ने कहा कि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने और संस्थाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक संवाद की अपील की है। जी ने एक वक्तव्य किया और उन्होंने एक बड़ा लेख भी लिखा। उसके बाद आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्होंने भी कुछ पेपर में लिखा जो भी मैंने पढ़ा, क्योंकि एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को उनकी राय रखने का अधिकार है उनको। और राहुल जी ने जो लिखा कल, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी कई सवाल पूछे हैं, उसका जवाब उनको नहीं आया है। इसी के जी ने एक वक्तव्य किया और उन्होंने एक बड़ा लेख भी लिखा। उसके बाद आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्होंने भी कुछ पेपर में लिखा जो भी मैंने पढ़ा, क्योंकि एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को उनकी राय रखने का अधिकार है उनको। और राहुल जी ने जो लिखा कल, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी कई सवाल पूछे हैं, उसका जवाब उनको नहीं आया है। इसी के जी ने एक वक्तव्य किया और उन्होंने एक बड़ा लेख भी लिखा। उसके बाद आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्होंने भी कुछ पेपर में लिखा जो भी मैंने पढ़ा, क्योंकि एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को उनकी राय रखने का अधिकार है उनको। और राहुल जी ने जो लिखा कल, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी कई सवाल पूछे हैं, उसका जवाब उनको नहीं आया है। इसी के जी ने एक और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजल्स में हाल ही में हुई हिंसा और झड़पों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। 2 दिनों तक चली अशांति के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए तैनात नेशनल गार्ड की सराहना करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने शानदार काम किया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, भड़काने वालों और पैसे लेकर उपद्रव करने वालों के द्वारा किए गए ये कट्टरपंथी वामपंथी विरोध प्रदर्शन अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ट्रंप ने इन प्रदर्शनों को राजनीतिक रूप से प्रायोजित और सुनियोजित बताया और उन्होंने कहा कि अब से विरोध प्रदर्शनों में मास्क पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने सवाल किया कि इन लोगों के पास छुपाने के लिए क्या है और आखिर क्यों। उनका मानना है कि मास्क उपद्रवियों की पहचान से बचने का जरिया बन गया है। ट्रंप के इस बयान पर देश में नई बहस छिड़ गई है, खासकर अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिक अधिकारियों को लेकर। हालांकि उन्होंने दोहराया कि कानून और व्यवस्था की बहाली सर्वोपरि है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद उन्हें शिमला ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक उन्हें कुछ मामूली स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, जिसके चलते यह यात्रा की गई। सोनिया गांधी को शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि आईजीएमसी में नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए लाया गया। डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी जांच की और बताया कि फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है और किसी भी तरह की गंभीर चिंता वाली बात नहीं है। जांच के बाद उन्हें कुछ समय के लिए मेडिकल ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया। सोनिया गांधी पिछले कुछ समय से निजी प्रवास पर शिमला में रह रही थी और ऐसे में अचानक स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में थोड़ी चिंता जरूर देखने को मिली, लेकिन अस्पताल प्रशासन और पार्टी सूत्रों ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक सामान्य और नियमित जांच थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सोनिया गांधी जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ होकर अपनी सभी राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। और पंजाब में हथियार तस्करी के एक बड़ी नेटवर्क पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि एएनटीआईएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। अमृतसर की बॉर्डर रेंज
टीम ने सीमा पार से तस्करी करके लाए गए 6 अत्याधुनिक विदेशी हथियारों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड जुगराज सिंह बताया जा रहा है, जो इस समय गोइंदवाल जेल में बंद है। और हैरान करने वाली बात यह है कि जेल में रहते हुए भी जुगराज अपने वकील के मुंशी के जरिए पूरे तस्करी रैकेट का संचालन कर रहा था। टीम ने शस्त्र अधिनियम के तहत SAS नगर थाने में FIR दर्ज कर जो है मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल पूरे नेटवर्क की परतें खोले जाने के लिए जांच जारी है और यह मामला न सिर्फ पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि जेल में बंद अपराधियों की गतिविधियों को लेकर भी चिंता बढ़ा रहा है। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान पर रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तीखा पलटवार किया। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कुशवाहा ने कहा कि राहुल गांधी को चुनाव परिणाम का अंदाजा पहले से ही है, इसलिए वो पहले से हार की भूमिका बना रहे हैं। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पता है कि जनता उन्हें नकार चुकी है और ऐसे में पहले से ही बहाने बनाना और भावनात्मक बयान देना उनकी रणनीति का हिस्सा है। कुशवाहा ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि बार बार हार के बाद भी आत्ममंथन की जगह बयानबाजी करना यही दर्शाता है कि वे जनमत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अरे उनको मालूम है कि चुनाव परिणाम क्या होना है, इसलिए पहले ही से भूमिका बना रहे हैं, ताकि अभी 2-4 बार बोल के रखेंगे कि फिक्स होता है तो परिणाम आएगा उस समय कह देंगे कि पहले ही से हम बोल रहे थे कि फिक्स है। तो परिणाम मालूम है, इसलिए इस तरह का वक्तव्य। आगे लमतारा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक प्लास्टिक बैग और थर्मोकोल उत्पाद बनाने वाले फैक्ट्री में शनिवार की सुबह भीषण आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां भी तैनात की गई और आग बुझाने का काम लगातार जारी रहा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन आगे आग की तीव्रता को देखते हुए नुकसान का आकलन जरूर किया जा रहा है। और वहीं जो है लगातार दमकल कर्मियों की तरफ से आग बुझाने की कोशिशें की गई। काफी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया गया। इलाके की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास के क्षेत्र को खाली करा दिया गया है। अग्निशमन अधिकारी जो है और जांच दल आग लगने के कारणों की छानबीन में जुटे हुए हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बड़ा बयान दिया। कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि 21 जून को राज्य में योग दिवस को एक पर्व के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ऐतिहासिक अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव के मार्गदर्शन में लाखों लोग एक साथ योग करेंगे और उन्होंने कुरुक्षेत्र के हर घर से अपील की है कि सभी लोग इस आयोजन में हिस्सा लें और दिन की शुरुआत योग से करें। उन्होंने ये भी कहा कि पहले योग फिर जलपान की भावना के साथ यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। योग दिवस की तैयारियों की शुरुआत 27 मई से ही हो चुकी है और उसमें अलग अलग विभाग और संस्थाएं भी जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने इसे न केवल स्वास्थ्य का पर्व बताया, बल्कि समाज को जोड़ने वाली एक सांस्कृतिक चेतना भी करार दिया है। पर्व के रूप में हम योग दिवस मना रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में जन जन का, हर व्यक्ति का उसको जीने की एक दिशा देने वाला ये योग फैलाने का काम किया है। और हम सब के लिए परम सौभाग्य है कि कुरुक्षेत्र में राष्ट्र योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, उनके साथ हमें उनके दिशा निर्देश में हमें योग करने का अवसर मिलेगा। हम परम सौभाग्यशाली हैं। एक बड़ी रचना कुरुक्षेत्र में हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों ने रखी है कि लाखों की संख्या में लोग उस दिन यहाँ योग करेंगे। हर घर से मैं कुरुक्षेत्र के लोगों से आग्रह करूंगा कि
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर तीखा जवाब दिया। पुणे में मीडिया से बातचीत के दौरान फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी अपनी पुरानी गलती को बार बार दोहरा रहे हैं और उन्होंने कहा धूल चेहरे पर थी और आप आईना साफ करते रहे। जो राहुल गांधी की रणनीति और राजनीतिक सोच को एक व्यंग्यात्मक उनको लेकर यह टिप्पणी थी। फडणवीस का यह बयान कांग्रेस के नेतृत्व की कमजोरियों को उजागर करने का प्रयास माना जा रहा है और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि राहुल गांधी जनमत को सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से लगातार असफलता का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान से राजनीतिक माहौल में सियासी तकरार और तेज हो गई है। देखिए, मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और देखिए, मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और देखिए, मैं बढ़ते आगे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आरसीबी के आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस दुखद हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। बीजेपी नेताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर इस घटना के लिए गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक विफलता का आरोप भी लगाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधान सौध के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने तत्काल जांच कराने और दोषियों को सजा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं सुरक्षा के अभाव और प्रशासन की अनदेखी के कारण होती रही है, जो जनता के जान को खतरे में डालती है। वहीं इस घटना ने कर्नाटक की राजनीतिक लड़ाई को और भी तेज कर दिया है। प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद से खबर सामने आ रही, जहां बीआरएस विधायक मंगती गोपीनाथ का रविवार की सुबह एआईजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें 2 दिन पहले दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनकी तबीयत गंभीर हो गई, जिसके बाद अब उनका अंतिम संस्कार जुबली हिल्स में आयोजित किया गया, जिसमें बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, टीडीपी नेता और आंध्र प्रदेश मंत्री नारा लोकेश तथा बीआरएस नेता केटी रामाराव सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनको अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की है। मंगती गोपीनाथ की मौत से राजनीतिक और जनप्रिय जो उनके समर्थक थे उनमें शोक की लहर दौड़ गई है और उनकी याद में स्थानीय लोग और नेता भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। बढ़ते आगे, दिल्ली के चांदनी चौक स्थित फतेहपुर इलाके में एक बड़ी खबर सामने आई, जहां रविवार की सुबह काकेती हट्टी के पास एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही आग की सूचना मिली, दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि दुकान और आसपास का कुछ हिस्सा आग की चपेट में आ गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच भी की जा रही है। स्थानीय लोगों की सतर्कता और दमकल विभाग की तेज कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। चांदनी चौक जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय है। और लखनऊ में भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई समारोह में कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुए। इस खास मौके पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला भी पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रिंकू और प्रिया की जोड़ी जो है वो बहुत अच्छी है और दोनों अपने अपने क्षेत्र में बेहद सफल भी है। राजीव शुक्ला ने विश्वास जताया कि यह शादी भी उतनी ही सफल और खुशहाल होगी जितना इनका प्रोफेशनल जीवन रहा है। समारोह में राजनीतिक और खेल जगत की मौजूदगी ने इस आयोजन को खास बना दिया। रिंकू सिंह जहां क्रिकेट में अपनी दमदार मौजूदगी के लिए पहचाने जाते हैं, तो वहीं प्रिया सरोज हाल ही में संसद में अपनी प्रभावशाली मौजूदगी से चर्चा में रही है। और बढ़ते आगे, मणिपुर में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। अरम्बाई टेंगोल संगठन के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद राज्य के 5 जिलों में हिंसा भड़क उठी है और इसके चलते इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल और काकचिंग में 4 से अधिक लोगों
के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि विष्णुपुर जिले के पूर्ण कर्फ्यू जिले में जो है वो लागू कर दिया गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मणिपुर के 25 विधायक और एक सांसद ने राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात कर स्थिति पर चर्चा और बातचीत की है। राजधानी इम्फाल में राजभवन के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। राज्य में पहले से ही संवेदनशील माहौल के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने से लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के लगभग सभी देश गुलामी और उपनिवेशवाद की जंजीरों से मुक्त हो रहे थे और ऐसे में दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ वैश्विक सत्ता के रूप में उभरी और अपने अपने विचारधाराओं को दुनिया के अन्य देशों पर थोपने लगी। और इसी समय सन 1947 में आजाद हुआ भारत ना तो पूर्व के गुट में शामिल हुआ और ना ही पश्चिम के, बल्कि उसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का रास्ता अपनाया। भारत ने विश्व राजनीति में एक स्वतंत्र और स्वायत्त भूमिका निभाने पर बल दिया, लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी देश एकजुट होकर अपने प्रभाव को बढ़ा रहे थे, एशियाई देशों ने भी महसूस किया कि उन्हें एकजुट होना होगा और इस सोच के तहत भारत, रूस और चीन ने RIC ट्रोइका फॉर्मेट बनाया। हालांकि समय के साथ चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने इस ट्रोइका को प्रभावित जरूर किया और इसे कमजोर भी किया, लेकिन हाल ही में रूसी विदेश मंत्री के बयान के बाद से ये फॉर्मेट एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। तो आज हम जानेंगे ट्रोइका क्या है और यह क्यों बनाया गया था और इतने सालों बाद आखिर चर्चा में क्यों फिर से आया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक दिशा दशा बदलने और पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव ने दक्षिण पश्चिम देश, खासकर भारत, रूस और चीन को यह एहसास दिलाने लगा है कि ये पश्चिमी देश हमें आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये कूटनीतिक और आर्थिक हित को साधने के लिए हम विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए इन देशों ने एक ऐसे संगठन बनाने पर बल दिया जो पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे सके। आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव की पहल पर हुई थी। इस फॉर्मेट की स्थापना के बाद से अब तक करीब 20 बार से ज्यादा मंत्री स्तर की बैठकें आयोजित हो चुकी है। ये बैठकें न सिर्फ विदेश नीति के प्रमुखों के स्तर से संपन्न हुई, बल्कि इसमें तीनों देशों की आर्थिक, व्यापारिक और वित्तीय एजेंसियों के प्रमुखों के स्तर पर बैठकें आयोजित हुई। अब आते हैं हम अपने पहले सवाल पर कि RIC ट्रोइका फॉर्मेट क्या है। आपको बता दें, RIC ट्रोइका फॉर्मेट रसिया, इंडिया, चाइना का एक ट्रायंगल है। यह एक तरह का रणनीतिक गठबंधन था जिसका उद्देश्य वैश्विक राजनीति में स्वतंत्र आवाज उठाना और अपनी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के हितों की रक्षा करना था। दूसरा सवाल कि आखिर यह कमजोर क्यों हो गया, तो आपको बता दें, तीनों देशों की अपनी अपनी जरूरत है जिसे हल करने पर कभी किसी के द्वारा बल नहीं दिया गया। इसके विपरीत चाइना के द्वारा समय समय पर भारत के साथ संबंधों में तनाव देखा गया। आपको याद हो कि साल 2020 की वह घटना जब चाइना ने अपनी विस्तारवादी नीति के कारण भारत के साथ झड़प किया। दरअसल भारत और चीन के बीच साल 2020 में गलवान घाटी में हुए सैन्य विवाद के बाद से RIC ट्रोइका को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार की आवश्यकता जताई थी। लेकिन जिस तरह से चाइना ने भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, इसे फिर से खड़ा करना ट्रोइका को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है, जो इस फॉर्मेट को बार बार कमजोर करता है। तीसरा सवाल कि यह फिर चर्चा में आया, तो आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव राल पर्वतों के बीच बसे शहर पौम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और रणनीतिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मॉस्को रूस, भारत, चीन यानी RIC फॉर्मेट के तहत गतिविधियों को फिर से शुरू करने में अपनी रुचि रखता है। रूस का साफ तौर पर कहना था कि वह देख चुका है अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह खुद आज एशियाई देशों के बढ़ते आर्थिक विकास और संबंधों से परेशान है। इसलिए अब समय आ गया है कि संगठन को फिर से जीवित किया जाए। उन्होंने कहा कि जैसा मैं समझता हूँ, आज की तारीख में भारत और चीन के बीच सीमा परिस्थिति को शांत कराने के लिए
एक सहमति बन चुकी है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस RIC ट्रोइका को फिर से सक्रिय किया जाए। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या चाइना अपने विचारों में बदलाव करेगा, क्योंकि उसने हमेशा भारत के साथ धोखा किया है। इसके अलावा रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने नाटो पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज नाटो खुले तौर पर भारत को चीन के खिलाफ साजिशों में शामिल करने की सोच रहा है। उन्होंने कहा, मैं यह बात भारत के साथ गोपनीय बातचीत के आधार पर कह रहा हूं कि मुझे इस बात पर कोई शक नहीं। हमारे भारतीय दोस्त और हम इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, जिसे वास्तव में उकसावे की एक बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है। इस बयान से साफ है कि रूस भारत के साथ सहयोग और समर्थन को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं चीन के प्रति रूस की कुछ शंकाएं अभी भी बनी हुई है। RIC ट्रोइका फॉर्मेट एक ऐसा गठबंधन जो तीसरी दुनिया के देशों को वैश्विक राजनीति में स्वतंत्रता और सामूहिक ताकत प्रदान करने के लिए बनाया गया था। हालांकि समय समय पर इसकी चुनौतियां और बाधाएं आई, लेकिन रूस के हालिया बयान ने इस फॉर्मेट को फिर से सक्रिय करने की संभावना को बढ़ा दिया है। तो क्या भारत, रूस और चीन मिलकर फिर से एक मजबूत त्रिकोणीय गठबंधन बना पाएंगे, और क्या यह वैश्विक? बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।